और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या चल रहा है, पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। और पीवाईक्यू सीरीज में ही मेरे प्यारे बच्चे, आज जो है हम लोग आपके पास यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो वाले चैप्टर्स देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, जो पहला क्वेश्चन है, और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि अक्सर जब मैं आता हूँ तो क्वेश्चंस करा के चला जाता हूँ, आप लोग तो बताते नहीं कुछ। तो एक्चुअल में बताना आप लोगों को ही चाहिए कि क्वेश्चंस क्या है, तो पढ़िए। आज तो मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दूंगा। कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखो, हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेल होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, उसके पास खुद का डीएनए होता है। समझ पा रहे? तो मतलब उसके पास सारी चीजें हैं। अब उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें एक बार हम पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या दे रखा है। कहता है कि आउटर मेम्ब्रेन रिसेंबल ए सीब। ठीक है भैया, आपके पास यानी कि सीब प्रोटीन चैनल्स होंगे जिसके द्वारा जो सब्सटेंस है वो अंदर आता होगा। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भैया, आपके पास परमिएबल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल को अपना एंसेस्टर्स मानता है। फिर उसके बाद ये कहता है कि द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। अब मेरे प्यारे बच्चे, इस स्टेटमेंट को आप गौर से देखिए। जैसे इसने बोला द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमारे पास यानी कि ईटीसी होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन होता है ना, वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। किसमें होता है? इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो ये वाला लाइन तो आपके पास यानी कि गलत है, ये वाला लाइन गलत है, क्योंकि ईटीसी किसमें होता है? इनर मेम्ब्रेन में। तो अंदर वाला मेम्ब्रेन के बारे में लिखना चाहिए। उसके बाद इन्होंने लिखा कि भाई जो इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग दैट इज कॉल्ड, क्या बोल देते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि क्रिस्टी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट ये वाला है ना। चलिए दूसरा बताइए मेरे प्यारे बच्चे। कह रहे हैं कि भाई पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय। पॉलीसोम का मतलब क्या? पॉलीसोम का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। पॉलीसोम का मतलब क्या होता है? पॉलीसोम का मतलब ये हो गया कि भाई ये ठीक है, एक हमारे पास इस तरीके से आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड है एमआरएनए की, और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए लगे पड़े हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि पॉलीसोम। क्या बोल देते हैं? पॉलीसोम। तो यहाँ पर सेब्रल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आरएनए है। तो सेब्रल आरएनए, लेकिन एक क्या है? एमआरएनए है। तो सिंगल एमआरएनए और आपके पास सेब्रल राइबोसोमल आरएनए जब बाइंड करता है, जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? पॉलीसोम। सेब्रल राइबोसोम अटैच टू द सिंगल एमआरएनए, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है राइबोसोमल विद सेब्रल सब यूनिट, नहीं भैया। राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन आपके पास लीनियर अरेंजमेंट, बिल्कुल भी नहीं। मैनी राइबोसोम अटैच टू द स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल भी नहीं। समझ पा रहे? चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरीके से आपने करना है। चलिए बताइए। अब ये जो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। अब ये कह रहा है कि भाई बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट। अब सीलिया के रिस्पेक्ट में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? लगाइए दिमाग। सीलिया के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? पहला बोला सीलिया कंटेन इन आउटर 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग 2 आपके पास सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये लाइन एनसीईआरटी की है। और अगर आपने सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा तो वहां पे एनसीईआरटी सेल वाले चैप्टर्स में ही डायग्राम बना रखा है। 9 की बात करें, 9+2 की, तो सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल बाय फ्लेक्सिस ऑफ कैल्शियम डाइवैलेंट। ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। कैल्शियम डाइवैलेंट का यहाँ कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, कोई मसल थोड़ी ना। ठीक है। उसके बाद तो ये वाली लाइन थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास यानी कि गलत कर रखे हैं कि ऑर्गेनाइज बीटिंग, भाई सीलिया आपके पास ऑर्गेनाइज वे में बीट करता है, उसका वजह होता है आपके पास यानी कि प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स।
cilia are hair like cellular appendages, बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ cilia are composed of tubulin, ये वाली भी बात। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से ऑर्गेनाइज वे में बीटिंग करते हैं, इसकी वजह से नहीं, कैल्शियम डाइवैलेंट की वजह से नहीं करता है। अगला देखिए, कह रहे मेरे प्यारे बच्चे कि भाई वैक्यूल इन प्लांट सेल। अब जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है तो वो वैक्यूल कैसा होता है और किस तरीके से। कहता है कि लैक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर। भैया सिंपल सी बात है, वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन होता है, लैक मेम्ब्रेन ये वाली बात तो छोड़ दो, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स, बिल्कुल भी नहीं भैया। इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि भाई जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है तो इसमें आपने देखा होगा कि जो मेम्ब्रेनल सिस्टम है जिसके अंदर ईआर आता है, गोल्जी अपरेटस आता है, लाइसोसोम्स आता है और इसके अलावा वैक्यूल्स आता है, तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स है ना। इन जर्मिनेटिंग सीड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन। अब सही बात है, जो आपके पास जर्मिनेटिंग सीड्स होता है तो उसमें जो फैटी एसिड्स होता है वो डिग्रेड करता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। डिग्रेड का मतलब कि आपके पास कि भाई ठीक है ब्रेक डाउन होता है, तो फैटी एसिड आपके पास यानी कि ब्रेक डाउन होता है। किसमें होता है, कह रहा है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपको पता है कि भाई जर्मिनेटिंग सीड के अंदर मतलब फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन किसके अंदर हो जाएगा, बताइए, दिमाग लगाइए, किसमें बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोप्लास्टिस, पैरोक्सिसोम, ये आपके पास यानी कि गायलोक्सिसोम्स। बताइए बताइए, शाबाश, वेरी गुड, ट्राई कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा कि भाई अगर हम कभी भी बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है कि भाई जो आपके पास यानी कि क्रैब साइकिल चलते हैं, तो उस क्रैब साइकिल में मेरे प्यारे बच्चे जो टूटता है आपके पास वो पैरोविक एसिड टूटता है फैटी एसिड्स में। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर फैटी एसिड्स को भी फैट्स को भी ब्रेक डाउन होना है तो उसे सबसे पहले पायरुविक एसिड बनना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनना पड़ेगा क्रैब साइकिल में एंटर करने के लिए। समझ पा रहे, उसकी तो क्राइटेरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता। पैरोक्सिसोम्स मेरे प्यारे बच्चे H2O2 को ब्रेक करने में आपके पास यानी कि मदद करता है, तो ये भी खत्म हो गया। प्रोटोप्लास्टिड्स का रोल आपके पास इसमें कोई होता नहीं, तो बच क्या गया मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर आपके पास यानी कि ग्लिसराइड टूटता है, मतलब आपके पास ग्लाइसेरिक एसिड्स बनता है फैट्स की मदद से, या फैट्स को ब्रेक डाउन करके बनाया जाता है। तो किसमें टूटता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि ग्लाइऑक्सिसोम्स में। यहाँ पे समझ लेना कि पैरोक्सिसोम्स का मतलब यहाँ पर आपके पास यानी कि वाटर पेरोक्साइड टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम किसमें एंटर करता है, क्रैब साइकिल में एंटर करता है। तो भैया ये दोनों तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। प्रोप्लास्टिड्स इसका कोई रोल होता नहीं, तो बच क्या गया आपके पास यानी कि ग्लाइऑक्सिसोम्स। समझ गए, चलिए मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए आप लोग भी इसी तरीके से। भाई एक्चुअल में क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ठीक है, क्वेश्चंस करने का असली मतलब ये होता है बच्चे कि भाई ठीक है, आप अगर कभी भी जैसे कोई भी PYQ है या कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कोशिश करें कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको शांत होकर दिमाग में सोचे कि भाई क्वेश्चंस ये बोल रहा है और हमने इसके बारे में ये चीजें पढ़ी है, और उसी चीज को आप अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में। अब देखेंगे कि क्वेश्चंस करेक्ट होगा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करने की इसका ये होगा, या तुक्का भी नहीं मारना है क्वेश्चंस में कि ये होगा, बिल्कुल भी। तुक्का से हमेशा बचना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुक्का हर टाइम पे काम नहीं करता ना, तो तुक्का से बचना चाहिए। ये सही है ये गलत है उसके बीच में रीजंस पता होना चाहिए हमें कि हाँ इसकी वजह से, ठीक। देखिए अब कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का ऐसा कौन सा आपके पास यानी कि इसके अंदर कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब कंपोनेंट नहीं है, पार्ट नहीं। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोलीन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एमिनो एसिड्स है, और एमिनो एसिड्स आपके पास यानी कि लिपिड मतलब सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता, तो ये वाला हो गया, ठीक। अगला देखिए, कहते हैं कीपिंग इन द व्यू ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल for the structures of cell membrane which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids, किसकी movement, lipids की movement, and protein from one lipids monolayer
टू दी अदर, क्योंकि लिपिड्स मेरे प्यारे बच्चे बाइलेयर होती हैं। क्या होती है? लिपिड्स की बाइलेयर होती है ना। तो भैया आपके पास यानी कि बाहर वाला हाइड्रोफोबिक और अंदर वाला आपके पास यानी कि भाई मतलब बाहर से अंदर की तरफ, समझ पा रहे? तो लिपिड्स ये रहते हैं। तो इसमें यही बोला कि भाई ठीक है, क्योंकि लिपिड्स का जब आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास यानी कि बाइलेयर होती है, मतलब इस तरीके से होती है। तो ये वाला एंड जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास यानी कि हाइड्रोफोबिक रहते हैं, वाटर रिपेलिंग रहते हैं, है ना। मतलब आपके पास, सॉरी ये वाला मैं गलत बोल रहा हूं, एक मिनट। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये है कि भाई जो हमारे पास यानी कि इसमें जो ये वाला पार्ट है तो आपके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये वाला मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि क्या हो जाता है, आपके पास यानी कि हाइड्रोफिलिक, मतलब ये बाहर वाला, अगर बाहर वाला ये है या ये है, क्योंकि आपके पास ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है। और ये जो आपके पास यानी कि फॉस्फोलिपिड्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, फॉस्फोलिपिड्स, तो फॉस्फोलिपिड्स कैसा रहता है आपके पास, यानी कि हाइड्रोफिलिक। क्या रहता है? हाइड्रो आपके पास यानी कि फिलिक। ठीक है भाई, पानी से वाटर को लविंग होगा। और ये वाला जो टेल होता है ये हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाइड्रोकार्बन की। तो ये क्या होता है आपके पास, यानी कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, तो ये जो हमारे पास यानी कि हाइड्रोफोबिक है, तो वो तो आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो इसमें यही तो कह रहा है आपसे कि भैया आपके पास जो लिपिड्स है वो मूव करता है, तो मूव कैसे करता है? इसने बोला व्हाइल प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, लिपिड्स कैन नॉट। भैया प्रोटीन तो ना के बराबर ही मूवमेंट करता है, तो इसको तो हटा दो। इसमें प्रोटीन, लिपिड्स कैन नॉट, आपके पास प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप नहीं। नाइदर लिपिड्स नॉर प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप। भैया अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर नहीं जाएगा। तो जो लिपिड्स का जो आपके पास नेचर होता है वो फ्लैक्सिबल होता है। लिपिड्स की मूवमेंट की वजह से ही आपके पास यानी कि जो प्रोटीन के आपके पास प्रोटीन्स होते हैं वो सभी प्रोटीन आपके पास लेटरल मूवमेंट को दिखा पाते हैं। इसकी वजह से लिपिड्स, बाइलेयर जो लिपिड्स है तो वो फ्लैक्सिबल होते हैं, मतलब उसके अंदर भी मूवमेंट आती है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये डेफिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई सही बात है। कोई आपसे बोले कि लिपिड्स मूवमेंट करता है लेकिन उतना नहीं करता, लेकिन एनसीईआरटी बताती है कि भाई आपके पास यानी कि फ्लैक्सिबल है ना। तो यहाँ पे नाइदर प्रोटीन, तो ये वाला भी और ये वाला गलत हो गया। बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप। भैया प्रोटीन तो आपके पास यानी कि लेटरल मूवमेंट कर देता है, कोई भी जब आयन पास करता है तो बोथ दोनों तो नहीं करते, लेकिन हाँ while lipids can rarely flip flop, protein cannot। ये वाली लाइन आपके पास मतलब होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये वाला आपके पास यानी कि लाइन ठीक लिखा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक के रिस्पेक्ट में। इतना मूवमेंट नहीं होता कि हम लिख देंगे आपके पास कि भाई दोनों के दोनों आपके पास यानी कि मूवमेंट करता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपके पास यानी कि, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए ये वाला बताइए, ये वाला बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में देखिए, अब ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें गलत स्टेटमेंट बता रहे हैं, गलत स्टेटमेंट बताइए। कहता है द क्लोरोप्लास्ट इज जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा भैया पहला स्टेटमेंट आपने क्लोरोप्लास्ट को बड़ा दिखा दिया माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये तो एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, ये करेक्ट बात है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट एंड थैलाकॉइड स्पेस बाउंडेड बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब दोनों में तो थैलाकॉइड आपके पास मेम्ब्रेन नहीं होता ना। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, ये बात सही है, ये बात सही है। और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है, प्लास्टिड्स होता है तो बड़ा होता है, लार्जर होता है, ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब इनकरेक्ट मेरे प्यारे बच्चे, वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड पाया जाता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई थैलाकॉइड नहीं पाया जाता। कहते हैं हैव इंटरनल कंपार्टमेंट द थैलाकॉइड स्पेस। भैया माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है वहां पर, ठीक है, थैलाकॉइड स्पेस नहीं होता। वहां पे थोड़ी ना आपके पास थैलाकॉइड के आपके पास यानी कि शैक पाइलअप होके ग्रैनम बनाते हैं या ग्राना बनाते हैं, ऐसा नहीं होता ना मेरे प्यारे बच्चे, तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में दोनों के पास ये वाली बातें गलत लिखी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी तो मेंशन नहीं करते लेकिन कुछ किताबों में लिखी पड़ी है, याद कर सकते हैं आप।
प्लाज्मोडेस्टेमेटा आर। अब प्लाज्मोडेस्टेमेटा करता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लाज्मोडेस्टेमेटा का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये होता है कि अगर कोई सेल है और इसके नेबर में दूसरा सेल है, तो ये जो आपके पास यानी कि कनेक्शन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इसी कनेक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं आपके पास, यानी कि प्लाज्मोडेस्टेमेटा। तो कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ये वाली बात बिल्कुल सही है। लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर बिटवीन सेल्स, लोकोमोटरी मेम्ब्रेन कंटेनिंग द न्यूक्लियस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो तीनों बातें आपके पास। लिग्निफाइड मतलब फ्यूज हो जाना। तो प्लाज्मोडेस्टामेटा बेसिकली आपके पास चैनल्स होते हैं जो बेसिकली आपके पास दोनों सेल को कनेक्ट करते हैं। जो भी आपके पास आसपास सेल्स होते हैं सेल के, समझ पा रहे, तो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्टामेटा। ठीक है, जो आपके पास यानी कि प्लाज्मा को, दो सेल्स के प्लाज्मा को कनेक्ट कर दे। अब आगे आ जाइए, चलिए बताइए। अब इसमें बच्चे इन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, मिडल लैमेला इज कंपोज ऑफ मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब मिडल लैमेला में सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चे कैल्शियम पैक्टेट होता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोग्लाइसराइड्स वगैरह लिपिड्स वगैरह में होता है, हेमीसेल्यूलोज, आपके पास मोरेमिक एसिड्स वगैरह, ये सब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। तो मिडल लैमेला जो होता है इसके अंदर आपके पास क्या रहता है, आपके पास यानी कि कैल्शियम पैक्टेट सबसे ज्यादा रहता है, या कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो सेल वॉल के अंदर मेरे प्यारे बच्चे हमें सेल्यूलोज प्लांट के रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है, प्रोटीन्स वगैरह देखने को मिलता है ना। और उसके बाद तो मतलब कैल्शियम पैक्टेट से कौन बना रहता है, मिडल लैमेला। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। अब ये जो मेरे प्यारे बच्चे साइटोस्केलेटन है, तो ये किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं, कैलोज डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स नहीं। जो साइटोस्केलेटन होता है इसके अंदर आपके पास प्रोटीनियस फिलामेंट होते हैं। द नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस फिलामेंट कॉन्स्टिट्यूट साइटोस्केलेटन, है ना, जिसमें हम लोग माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा आपके पास साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर, तो क्या रहता है, प्रोटीनियस, नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुलिन और इंटरमीडिएट प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, है ना। तो वो चीज है, तो वहां पर प्रोटीनियस फिलामेंट से कौन बना रहता है, साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे कि एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटो। देखो वही बात आ गया ना। अब प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। अब वही क्वेश्चंस को यहाँ पर इस फॉर्म में, तो भैया कैसा आपके पास प्रोटीनियस, देखो प्रोटीनियस के बारे में आ गया, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो। चलो आगे चले, चलो चलते हैं। चलो बताओ इसका थोड़ा सा आप लोग बताइए, आप लोग की भाई ये जो क्वेश्चंस है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ। कोई भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप क्या क्या देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप क्या देखते हैं, फॉस्फोलिपिड्स देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, शुगर देखेंगे, और क्या देखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, प्रोटीन इम्बेडेड इन द कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, तो भैया आपके पास लिपिड्स बाइलेयर होना चाहिए था। फॉस्फोलिपिड्स इम्बेडेड इन द प्रोटीन बाइलेयर, लिपिड्स बाइलेयर में होना चाहिए था। प्रोटीन इम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे भी देख लो, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन इम्बेडेड इन द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल भी नहीं। तो भैया प्रोटीन इम्बेडेड कहाँ होता है आपके पास, यानी कि प्रोटीन जो इम्बेडेड होता है वो आपके पास लिपिड्स बाइलेयर में इम्बेडेड होता है ना, इंट्रीगल प्रोटीन्स वगैरह, पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह, समझ पा रहे हो। तो किसमें होता है आपके पास, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर के अंदर इम्बेडेड होता है ना। चलिए, which one of the following structures between two adjacent cell is an effective transport pathway। अब दो सेल्स को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर्स मेरे प्यारे बच्चे प्लाज्मोडेस्टेमेटा होता है ना, प्लाज्मोलेमा नहीं होता, प्लाज्मोडेस्टेमेटा होता है। तो कभी भी किसी दो सेल को, दो सेल के आपके पास प्रोटोप्लाज्म को जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है आपके पास, यानी कि प्लाज्मोडेस्टेमेटा। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप। तो न्यूक्लियस का जो डेरिवेटिव्स होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स वगैरह होता है। और दूसरा प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मा लेमा, तो भैया आपके पास यानी कि प्लाज्मा लेमा अलग है, मतलब आपके पास यानी कि मेम्ब्रेन। और प्लास्टोक्यूनिन्स ये सब आपके पास यानी कि कैरियर्स होते हैं। तो कहने का मतलब है दो सेल्स को जोड़ने का काम कौन करता है आपके पास, यानी कि प्लाज्मोडेस्टेमेटा। अब इसमें इन्होंने ये दिया कि भाई ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल ए बी सी डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट टू 8th गिवन विद, ठीक है भैया।
तो ये तो हमें आपके पास यानी कि सी तो हमें बच्चे क्या दे रखे आपके पास, यानी कि न्यूक्लियाई दे रखे है ना। ध्यान रखना इसमें ये कंटेंट, लाइन ऐसे तो नहीं आ रही सर, मुझे लग रहा है ऐसे आ रहे हैं लाइन इस तरीके से ऐसे, अब पता नहीं, चलो कोई नहीं, न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियाई होगा। अब ए यहाँ पर बता रहे मेरे प्यारे बच्चे कि क्या होना चाहिए, आर ई आर होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इस तरीके से है। अच्छा ये बी किसको बता रहा होगा आपके पास, एस ई आर को बता रहा होगा, और ये कंपार्टमेंट है, तो ये कंपार्टमेंट किसका होगा, साइटोप्लाज्म का होगा, किसका होगा, साइटोप्लाज्म का होगा। तो ध्यान रखना ये न्यूक्लियाई हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है, ये आपके पास आर ई आर होगा क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पर है, राइबोसोम्स यहाँ पर है, ये खाली कंपार्टमेंट है बाहर का, तो इसका मतलब ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, और ये यहाँ पर है, यहाँ पर कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई ए वाला क्या दे रखा है। तो ए वाला मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। चलो मतलब अगर एर्थ का न्यूक्लियस दे रखा है, तो एर्थ का सी वाला पार्ट था ना न्यूक्लियस, तो सी वाला पार्ट न्यूक्लियस किस किस में आ रहा है, ये वाला न्यूक्लियस था हमारे लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और साइटोप्लाज्म था, है ना। हमारे लिए ये चारों स्ट्रक्चर्स थे जो हमने मार्क किए थे, बाकी तो कोई है नहीं। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन किसकी वजह से गलत हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया, है ना। तो उसके बाद पांचवा है, चौथा भी है, तीसरा, अच्छा किसी और में भी पहला है, इसमें भी तो ये पहला वाला गलत हो गया, इसमें पांचवा, चौथा, आठवां और तीसरा है डी में, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो डी। और ठीक है भैया, चौथा, फोर्थ का, सॉरी ए का आपके पास, यानी कि एक कौन था आपके पास, यानी कि रफ वाला था शायद मेरे ख्याल से, फिफ्थ। उसके बाद बी वाला हमारे पास, यानी कि बी वाला स्मूथ, बी वाला स्मूथ, स्मूथ फोर्थ, ठीक है। और सी वाला आपके पास न्यूक्लियाई, और डी वाला हमारे पास यानी कि क्या था, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए बच्चे आप लोग, ये वाला बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत बार रिपीटेड हो गया है। तो इसमें कह रहा है आपके पास कि एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो एल्गी जो है सेल वॉल से मिलकर, मतलब एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने ये क्वेश्चंस कितनी बार पढ़ लिया है ना कि भाई एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर आपके पास दो चीजें मैटर होती है, एक गैलेक्टन्स और एक आपके पास यानी कि मन्नास। बाकी चीजें हमारे लिए मतलब नहीं है, तो हम आपके पास सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स और मन्नास की बात करते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो धीरे धीरे ना मतलब सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते जाया करो, कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चंस करना है बड़े प्यार से, आपके पास भी करते जाना है, क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे करने से सारी चीजें हो जाती है, रोज करते रहिए, थोड़ा पढ़िए, रोज पढ़िए। देखिए इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कहां पर होते हैं, गोल्जी आपके पास एपरेटस में ना मेरे प्यारे बच्चे। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है आपके पास, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलाइसाइलेशन वगैरह प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो गोल्जी एपरेटस है जिसका आपके पास मेनली जो फंक्शन होता है वो पैकेजिंग का होता है, मॉडिफिकेशन का होता है, समझ पा रहे, जितने भी वेजिकल्स वगैरह बनते हैं वो वहीं से बनते हैं, ठीक। तो उसका काम होता है। तो भैया इनको बनाने, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स को कौन बनाएगा, गोल्जी एपरेटस बनाएगा। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस। अब पेप्टाइड का मतलब मेरे प्यारे बच्चे किससे है, प्रोटीन से है, क्योंकि भैया प्रोटीन के अंदर जब एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ये किससे रिलेटेड होगा, ये सिंपल सी बात है, राइबोसोम से रिलेटेड होगा, क्योंकि भैया राइबोसोम से क्या करता है, प्रोटीन को बनाते हैं, है ना, यही होगा। चलिए in eubacteria a cellular component that resemble eukaryotic, eubacteria, अच्छा eubacteria यूकैरियोटिक से किसमें रिसेंबल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेंबल करता है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो सिमिलर होता है, वहां पे भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, यहाँ पर भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, है ना। चलिए अगला बताइए, 24 वाला क्वेश्चन बताइए तो आप लोग, they select the correct statement from the following regarding the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में बताना है।
लिपिड्स आर अरेंज इन बायलेयर विद द पोलर हेड टुवर्ड द आपके पास यानी कि इनर पार्ट। ठीक है भैया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंकर एंड निकोलसन। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव या एक्टिव। यहां पे एक्टिव होना चाहिए था ना मेरे प्यारे बच्चे, एक्टिव है ना, क्या होना चाहिए था, एक्टिव। तो ये तो इनकरेक्ट है ना। उसके बाद देख लेते हैं प्रोटीन्स मेक अप भैया प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो 52% है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसने ये बोला है कि लिपिड्स आर अरेंज इन अ बायलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड द आपके पास यानी कि इनर पार्ट। अब इनर पार्ट का मतलब समझिए, पोलर जो आपके पास, पोलर का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहा है, क्योंकि जो पॉल वाला है, पॉल का मतलब क्या हो गया, पॉल का मतलब ये हो गया ना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये वाला क्या होता है आपके पास, यहाँ पर फॉस्फेट होगा तो फॉस्फेट आयन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे मतलब PO4 आपके पास, तो ये तो आपके पास पॉल होता है ना, और इसी से आपके पास वाटर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये तो हमेशा आपके पास क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक होता है ना। अगर ये हाइड्रोफिलिक होता है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये बाहर की तरफ होना चाहिए, आउटर होना चाहिए। अंदर तो आपके पास यानी कि हाइड्रोकार्बन वाली चेन होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोकार्बन वाली चेन होती है। क्यों, क्योंकि भैया ये हाइड्रो आपके पास यानी कि फोबिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास, सिर्फ सेकेंड। समझ पा रहे हैं, यही चीज है। चलिए बताइए। Which one of the following is not considered as a part of endomembrane system? अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा नहीं भैया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट लाइसोसोम्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल होता है, पैरोक्सिसोम्स नहीं होता है ना। पैरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गैलोक्सिसोम्स, तो ये सब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। What is the true about राइबोसोम? अब राइबोसोम्स के बारे में कौन सी बातें सही, कहते हैं these are found only in यूकैरियोट। तो भैया ये तो गलत है ना। राइबोसोम्स तो हमें पी में और आपके पास यानी कि पी और ई दोनों में देखने को मिलते हैं। These are self splicing इंट्रॉन ऑफ सम RNA। भैया आपके पास भी इंट्रॉन वाली बात ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ में खुद से ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये वाली भी स्टेटमेंट आपके पास गलत है। The prokaryotic ribosomes are 80S। अब देखो, अब 80S आपके पास कहां से हो जाएगा, ये आपके पास कितना होता है, 70S होता है ना। तो कहने का मतलब ये भी गलत हो गया। तो ये वाला गलत गलत गलत, तो क्या हो गया आपके पास, these are composed of ribonucleic acid and proteins। तो ये वाला सही बात है, ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमेशा चाहे RNA हो चाहे DNA वगैरह हो, तो भैया इनमें क्या होता है कि भाई ठीक है न्यूक्लिक एसिड है, तो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बनी हुई होगी आपके पास यानी कि राइबोसोमल RNA, है ना। तो ये चीजें हैं। कहता है राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड। या न्यूक्लियोलसी न्यूक्लियस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम, लाइसोसोम्स में नहीं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए पहले थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, और दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो अब बताओ, कह रहा है मैच करना है आपको कि भाई आपके पास गिवन है, तो ए में कह रहा है कि भाई ए मैट्रिक्स मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन आपके पास यानी कि एंजाइम। तो भैया रेस्पिरेटरी चेन तो मेजर साइट, और जितना भी आपके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो इसी के अंदर होता है। ए वाला पार्ट में बोला, और डी वाला पार्ट बोल रहा है आपके पास आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट बी में कह रहा है आपके पास कि भाई इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। ये वाली बात ठीक है। सी कह रहा है आपके पास कि भाई क्रिस्टी पॉजेस सिंगल सर्कुलर। क्रिस्टी तो मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है ना मेरे प्यारे बच्चे। DNA मॉलिक्यूल, तो ये तो आपके पास एक्वस कंपार्टमेंट्स मतलब मैट्रिक्स में होना चाहिए था। और मैट्रिक्स मेजर साइट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, तो भैया जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो आपके पास किससे एसोसिएटेड होते हैं, इनर मेम्ब्रेन से, और ये अंदर नहीं पाए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो कहने का मतलब बी वाला पार्ट सही होगा,
दैट इज कॉल्ड आपके पास कि भाई इनर मेम्ब्रेन, जो बी वाला पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, कॉल्ड क्रिस्टी, है ना। चले आगे, आगे चलते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। अब किसके बारे में सही बात लिखा हुआ है देख लेते हैं। राइबोसोम दोज ऑन द क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s। अब क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम्स होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो कितना होता है आपके पास 70s का, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इन साइटोप्लाज्म आर स्मॉलर, तो ये तो गलत हो गया। लाइसोसोम्स ऑप्टिकली एक्टिव एट पीएच, भैया एसिडिक है ना, तो आपके पास 5.8। थैलेकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, है ना, यही रहता है आपके पास। उसके बाद कहता है सेंट्रियोल द साइट फॉर आरएनए एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। सेंट्रियोल में आपके पास यानी कि कोई ऐसी बातें नहीं होती, तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, थाइलेकॉइड। क्या हो जाएगा, थाइलेकॉइड। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं थैलाकॉइड की, तो थैलाकॉइड यानी कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन शैक होता है, जो आपके पास, जिनका आपके पास यानी कि पाइल अप या एक्यूमुलेशन क्या बनाता है, ग्रैनम बनाता है ना। तो ये चीजें हैं, तो वो करेक्ट होगा। चलिए बताइए ये वाला 28 वाला क्वेश्चन बताइए। अब 28 में बच्चे कह रहे हैं कि भाई बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। ऐसा कौन सा आपके पास यानी कि ऑर्गेनेल है जो आपके पास विद इन द ऑर्गेनेल होता है, बताइए। शाबाश, ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, बताया होगा। और ऐसा क्यों मानते कि ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, इसे क्यों कहा जाता है, बताइए। शाबाश, बताइए बताइए, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए। यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, जो तुम्हारे पास यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आपके पास आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है आपके पास, यानी कि लाई विद किसके साथ, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज होता है, और ये आगे जाकर क्या बनाता है आपके पास, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ तो ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ तो आपके पास रेटिकुलम, तो यहाँ तो आपके पास ईयर तो गलती से भी नहीं होगा। मीसोसोम्स ये भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, प्रोकैरियोट्स में, तो ये भी नहीं होगा। बच गया राइबोसोम और पैरोक्सिसोम्स। अब बताओ, अब 2 ऑप्शन छोड़ दिए मैंने, बताओ, ट्राई करो। स्ट्रक्चर्स इज ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल, एक ही स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चे, राइबोसोम्स। कौन सा, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को आपके पास ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्यों बोला जाता है, बताओ, सोचो, है ना। ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं कि राइबोसोम्स को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या खास बात है राइबोसोम्स के बारे में जिसकी वजह से राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके पास, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल क्यों बोल रहे हैं, ये आप लोग बताना। सोचकर देखता हूं कि आप लोग कितना कमेंट करते हैं और क्या क्या कमेंट्स में आपके पास लिखते हैं, ये आपको सोचना है, ठीक। सोचिए, बताइए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप जो वीडियोस में रिकॉर्ड करते हो पूरा देखते हैं। आपका कमेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब आप वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं, है ना। देखते हैं, ट्राई कीजिए। ये आपको शायद अगले वीडियो में मैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे। हमें तो बताना है, हमें तो पढ़ाना है, तो हमें तो बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ होमवर्क बच्चों के लिए भी दे दिया जाए, वो भी जरूरी है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है, कह रहा है आपके पास इन द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स इन ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, तो नहीं भैया। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, बिल्कुल भी नहीं। एज ए एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या करता है आपके पास, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। ए मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स कहां पर आपके पास यानी कि बनता है, तो हमें पता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर।
अब क्लोरोफिल के लिए तो मेरे प्यारे बच्चे थैलाकॉइड ही होगा, राइबोसोम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपके पास न्यूक्लिक एसिड होगा, राइबोजाइम्स। क्रिस्टी की बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और सेंट्रोल की मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो वेसल बॉडी होगा। तो ए का चौथा किसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो कट गया, ए का चौथा इसमें है। बी का, तो बी का आपके पास दूसरा इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शंस क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, पहला आ गया, है ना। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बताइए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये दिए है, अब कह रहे बताओ भैया क्या चीज है, सही बात है। Which one of the following organelle in the figure correctly matches with the functions? ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन तो गोल्जी एपरेटस का होता है, तो खत्म कर दो, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये प्रोटीन सिंथेसिस को कवर करता है ना। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, अब डीएनए किसमें नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, राइबोसोम्स के पास क्या होता है आपके पास आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और इन सब के पास आपके पास यानी कि खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ, अभी सर मैंने बताया होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेरिवेटिव्स क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बच्चे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के काफी करीब होता है, तो इसीलिए जो भी राइबोसोम्स बनता है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि ये आपके पास यानी कि क्लोजेस्ट होता है ना, किसके क्लोजेस्ट होता है, तो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है। और ये वाला जो होता है ना बच्चे आपके पास फार होता है, दूर होता है, तो इसीलिए जो दूर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला मेरे प्यारे बच्चे, ये SER है, ठीक है। और ये देख रहे हैं आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो बड़े पास में, तो ये RER है, तो RER सबसे पास किसके रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, तो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो डेरिवेटिव्स होगा वो किसका होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। चलिए बताइए, कह रहा है क्वेश्चंस में आपसे ये कह रहा है कि भैया ठीक है बताओ, चलो पहले यही देख लो, चलो बताओ। The structures that are formed by the structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in chloroplast are, ठीक है भैया। अब इसमें आपके पास यानी कि बहुत सारे एक फ्लैटन मेम्ब्रेन है, अगर इस तरीके से आपके पास एक दूसरे के ऊपर आ जाए इस तरीके से, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग ग्राना बोलते हैं ना। तो स्टैकिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ये फ्लैटन स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है आपके पास, थैलाकॉइड, क्या बोल देते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि थैलाकॉइड है ना, थैलाकॉइड ही होता है। और थैलाकॉइड जब आपके पास एक दूसरे से मतलब स्टैक करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होता है, जमा होता है, तो क्या बोल देते हैं उसको आपके पास, यानी कि ग्रैनम। और ऐसे आपके पास क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, होते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप मुझे बताइए 32। The solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer known as microtubules, microfilament, intermediate filament या lamins, बताइए, शाबाश, बताइए, ट्राई कीजिए थोड़ा सा आप लोग भी बताइए। अभी मैंने शायद बताया भी था, है ना, बताया भी था, है ना, साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के अंदर आपके पास जिसका डायमीटर कितना हो 6, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, है ना। अब इसमें कह रहा है आपके पास माइक्रोट्यूबुलिन्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इन तीनों से बना होता है आपके पास साइटोस्केलेटन, इन तीनों से बना होता है साइटोस्केलेटन। लेकिन हमें उस एलिमेंट का बताना है जिसका डायमीटर 6 मीटर हो और आपके पास सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर हो, कौन सा होगा आपके पास, माइक्रोफिलामेंट, कौन सा, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। चले आगे, चलिए। द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भैया ठीक है,
हमारे पास ये क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेंट्रोमेयर की पोजीशन है। कुछ बच्चे ये ऐसे टर्मिनल मत बोल देना, अगर टर्मिनल होता तो यहाँ पे मेंशन होता है कि टर्मिनल है। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक। हमें पता है मिडल वाले में आपके पास मेटासेंट्रिक, अवे फ्रॉम द मिडल सब मेटासेंट्रिक, आपके पास क्लोज टू एंड दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। तो हमारा ऑप्शंस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्लोज टू एंड, टर्मिनल में ये वाला होता है, तो ऑप्शंस होगा पहला वाला। ये नहीं कि आप आपके पास दूसरे को मार दे कि टीलोसेंट्रिक हुआ, टीलो का मतलब एंड पर, बिल्कुल एंड, टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने बोला क्लोज टू एंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इसने बोला, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ऑस्मोटिक एक्सपांशन ऑफ ए सेल केप्ट इन द वाटर इज चीपली रेगुलेटेड बाय। भैया सेल के अंदर ऑस्मोटिक एक्सपांशन जो सेल का होता है, अगर सेल को वाटर में रख दिया जाए तो वो कौन डिसाइड करता है, वैक्यूल करता है। कौन डिसाइड करता है, वैक्यूल करता है। समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑस्मोसिस वगैरह आपके पास, यानी कि वाटर में कितना, मतलब सेल में कितना पानी आएगा, ये किसके कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है आपके पास, यानी कि वैक्यूल के कंसेंट्रेशन। तो ऑप्शंस क्या होगा, वैक्यूल होगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर। अब इसमें करेक्ट क्या है, स्मूथ ईआर, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, लिपिड सिंथेसिस में, तो पहला वाला ही हमें करेक्ट लग रहा है, प्रोटीन होना चाहिए था। इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कोई रोल नहीं होता है ना, इनका फॉर्मेशन में होता है। रिडक्शन डिग्रेडेशन के अंदर आपके पास पैरोक्सिसोम्स हो गया, आपके पास ग्लाइकोऑक्सिसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब तोड़ते फोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों ने जिम्मा ले रखा है, ठीक है। इनका काम है आपके पास, यानी कि बनाने वाले, है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपके पास, करेक्ट वाला ये वाला है ना। चलिए आगे, चलिए फटाफट लिपटाइए, मेरी अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी लिपटा देते हैं। Which of the following structures is not found in prokaryotic cell? अब प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो नहीं पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, मीसोसोम्स पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड वाला। Which of the following not a membrane bound? अब मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा होता है आपके पास, नहीं होता आपके पास। राइबोसोम से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। मीजोसोम्स मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, वैक्यूल्स बाउंडेड होता है, लाइजोसोम्स बाउंडेड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वो तो लास्ट वाले क्या है, चलिए इस वाले को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। अब ये जो मेरे प्यारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। भैया आरएनए भी होता है तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तीसरा वाला हो जाएगा या नहीं होगा, ट्राई करके देख लेना, सही होगा। अब देखिए क्वेश्चंस बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स आर, जिसके पास मेम्ब्रेन हो, लाइजोसोम्स के पास मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी अपरेटस के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, तो यही होना चाहिए। ये क्यों नहीं होगा कि उसके राइबोसोम्स आ गया, राइबोसोम्स आ गया, राइबोसोम्स आ गया, तो पहला हो जाएगा, बाकी गलत हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। अब हमें ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये आपके पास किस किस में देखने को मिलेगा, पैरोक्सिसोम्स है ना यहाँ पर, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्रोमैटिन, इसमें सेंट्रियोल है ना, तो इसमें हो सकता है, क्योंकि सीलिया, सेंट्रियोल और आपके पास स्पाइंडल फाइबर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोसोम आ गया, इसमें क्रोमैटिन आ गया, तो इसमें नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो यही मैं कह रहा हूं ना कि भाई प्यार से करोगे तो सारे क्वेश्चंस आसान है और हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि भाई चीजें मुश्किल है। प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट सेल वॉल। क्या डेफिनेशन है प्रोटोप्लास्ट की, सेल विदाउट सेल वॉल। तो जिस सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता उसे क्या बोलते हैं आपके पास, यानी कि प्रोटोप्लास्ट। सेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला भी देख लो, इसको तो मिला सकते हो ना, तो यही मिला लेते हैं, ऊपर मैच कर लेना।
तो थैलाकॉइड क्या होगा आपके पास, थैलाकॉइड का मतलब फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। अब सिस्टर्नी किस में होता है आपके पास, गोल्जी एपरेटस में, और क्रिस्टी किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और आपके पास क्रोमैटिन कंडेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, तो ये मैच कर लेना है ना। चलो, एक कॉम्प्लेक्स राइबोसोम अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि पॉलीसोम, क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम। Which of the following cell organelle is enclosed by single membrane, अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन है भैया, लाइजोसोम्स ही है, बाकी तो इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला सिर्फ लाइजोसोम्स है। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल इज एंथोकाइनिन, कौन सा आपके पास वाटर सोल्यूबल होता है, एंथोकाइनिन, बाकी क्या है, फैट सोल्यूबल है ना। तो ये ध्यान रखना, एंथोकाइनिन क्या आपके पास प्लांट के अंदर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं इतना करवा कर जा रहा हूं, वैसे तो और भी क्वेश्चंस है, तो अगली क्लास में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी होगा, है ना। फिलहाल आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा। सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस लाइसोसोम्स हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस आसान है, जैसे अब इसमें भी क्वेश्चंस आसान है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी, भैया माइटोकॉन्ड्रिया ही कर सकता है ये कम एनर्जी निकालने वाला, ठीक है। शॉर्ट एंड आपके पास यानी कि लॉन्ग, तो भैया पी और क्यू आर्म की बात कर रहा हूं वहां पर। तो क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चे, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए, तो भैया डीएनए कंटेन कौन नहीं करेगा, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट दे रखा है, डज नॉट कंटेन डीएनए, तो भैया कौन कंटेन नहीं करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। भैया बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आपके पास ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, तो देख लेना, दो आपके पास ऐसे होगा जिसके पास डीएनए नहीं होगा, तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल ऐसा है जिनके पास डीएनए नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि भाई क्वेश्चंस कोई भी हो, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से पहले क्वेश्चंस को पढ़कर समझिए, ऑप्शंस को भी प्रॉपर तरीके से पढ़िए, और उसके बाद आंसर दीजिए, आप देखेंगे कि करेक्ट होगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।